नमस्कार, मैं दिनेश चौधरी। आज हम स्टेट बोर्ड कक्षा 10वीं कंपोजिट हिंदी लोकवाणी पाठ्यपुस्तक में रचना विभाग के अंतर्गत इस तीसरे वीडियो में निबंध लेखन प्रश्न पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने पहले भाग में पत्र लेखन और कहानी लेखन पर चर्चा की थी। उसके बाद दूसरे भाग में हमने गद्य आकलन और विज्ञापन पर चर्चा की और इस प्रस्तुत तीसरे भाग में हम निबंध लेखन प्रश्न पर चर्चा करेंगे। और इस तरह से हमारे कंपोजिट हिंदी के प्रश्न पत्र 12 अंक की योजना पूर्ण होगी। देखते हैं कि निबंध लेखन प्रश्न पत्र में कहाँ पूछा जाता है। तो देखिए, कृति पत्रिका के प्रश्न 4A ये प्रश्न क्रमांक निश्चित है। मैं निबंध लेखन के लिए निबंध के 5 प्रकारों में से, स्मरण रहे, निबंध के 5 प्रकारों में से 3 प्रकार के कोई भी विषय पूछे जाएंगे। उनमें से किसी एक विषय पर 60 से 70 शब्दों में एक निबंध लिखने के लिए कहा जाता है। पाठ्यक्रम में निबंध के 5 प्रकार कुछ यूँ हैं: वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक, जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अधिकांश बच्चों को इसका अभ्यास करना चाहिए, खासतौर से वे जिनका भाषा पर अधिकार है। कल्पना प्रधान, हजारों में कोई एकाध बच्चा होता है जिसको कल्पना प्रधान निबंध लिखने पर अच्छे अंक मिलते हैं। अधिकतर ये प्रकार बच्चों को ललचाता है, कल्पनाएं करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन कल्पना करना एक चीज़ है और उसे पृष्ठ पर, पन्ने पर साकार करना, उसे शब्दों की सही शक्ल देना दूसरी चीज़ है। गहन अध्ययन लगता है, शब्द संपत्ति बहुत होनी चाहिए। तो आप अपनी सीमित शब्द संपदा से, अगर आप अपने लिमिटेड वोकैब से, आपने अपने सीमित शब्दों से अगर आप कल्पना प्रधान निबंध में रंग भरना चाहते हैं तो यकीनन आपको बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। तो बेहतर है इसके बारे में सिर्फ थोड़ा सा जान लीजिए, लेकिन अगर विकल्प आपके पास उपलब्ध हो तो यकीन मानिए आप कल्पना प्रधान को ऑप्शन में रखिए। आत्मकथनात्मक, जनता की पहली पसंद, आत्मकथा। तो इस तरह से 5 प्रकारों में से विचारात्मक, आत्मकथनात्मक पे थोड़ा ज़्यादा जोर देना है। बाकी 3 के संदर्भ में थोड़ी सी अपेक्षित जानकारी सिर्फ रखिए। कृति पत्रिका में इनमें से 3 प्रकार के निबंध पूछे जाएंगे। विद्यार्थियों का उनमें से अपनी पसंद का केवल एक निबंध लिखना है। इसके लिए 4 अंक निर्धारित हैं। आइए देखते हैं निबंध लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। सबसे पहले निबंध के विषय में विचार कर उसकी रूपरेखा, आउटलाइन मस्तिष्क में तैयार करनी चाहिए। रूपरेखा के से निबंध की लंबाई का अंदाजा लगाया जा सकता है। यदि अधिक लंबा जान पड़े तो कम महत्व के मुद्दों को निकाल दें, एडिट कर दें। निबंध का प्रारंभ आकर्षक और स्वाभाविक होना चाहिए। विषय की व्याख्या देकर निबंध लिखने से निबंध नीरस प्रतीत होता है। किसी उदाहरण, चुटकुले, कविता की पंक्ति से निबंध का प्रारंभ किया जा सकता है। निबंध के मध्य भाग के मुद्दों को ऐसे ढंग से रखना चाहिए जिससे विषय का प्रतिपादन हो सके, एक्सप्लेनेशन हो सके। क्रमानुसार निबंध में प्रस्तुत विचार स्पष्ट सुलझे हुए हों। निबंध को विषयांतर यानी विषय से भटकना नहीं है। और पुनरुक्ति दोष, पुनरुक्ति रिपीटेशन यानी दोहराव से बचना है। ये दोष है बच्चे। तो विषय से भटकना और रिपीटेशन दोनों दोष माने गए हैं और इससे बचना ही चाहिए। निबंध का प्रारंभ भी नहीं, अंत भी आकर्षक, स्पष्ट और संक्षिप्त और भावपूर्ण होना चाहिए। संक्षिप्त, छोटा। निबंध के भिन्न भिन्न मुद्दों, अलग अलग मुद्दों के लिए अलग अलग परिच्छेद, पैराग्राफ होने चाहिए। स्टिक नहीं होना है कि सिर्फ 5 ही पैराग्राफ में लिखेंगे। आइडियली 5 पैराग्राफ है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके एक विचार को एक पैराग्राफ की आवश्यकता है तो बढ़िए आगे। बस याद रहे, पहला पैराग्राफ प्रारंभ है और अंतिम पैराग्राफ उपसंहार है। बाकी आप बीच में चाहे जितने पैराग्राफ लिखिए, लेकिन वह सही होने चाहिए, उचित होने चाहिए। अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच, मुहावरे, कहावतें, लोकोक्तियाँ, तुलना आदि के प्रयोगों से निबंध में सौंदर्य बढ़ाया जा सकता है। इसका प्रयोग उचित स्थान पर उचित ढंग से होना चाहिए। वाक्य छोटे, स्पष्ट और अर्थपूर्ण होने चाहिए। शब्दों की वर्तनी, स्पेलिंग्स,
शुद्ध होनी चाहिए, विराम चिन्हों का यथास्थान प्रयोग करना जरूरी है। भाषा व्याकरण शुद्ध होनी चाहिए, विराम चिन्ह पंक्चुएशन मार्क, यथास्थान उचित स्थान पर। भाषा व्याकरण सम्मत, व्याकरण शुद्ध होनी चाहिए, व्याकरण त्रुटि अपेक्षित नहीं है, अंक कटेंगे। लेखन शैली, भाषा आपकी विषय के अनुरूप सरल और प्रभावमयी फ्लुएंट होनी चाहिए। आइए अब देखते हैं हर एक प्रकार, 5 प्रकार के एक एक नमूने को, एक एक विषय को। बीता हुआ समय कभी नहीं लौटता, विचारात्मक। बच्चों ये बहुत ही पसंदीदा विषय है बोर्ड परीक्षा का, बार बार इसे अलग अलग तरह से पूछा गया, अंदर कंटेंट वही रहेगा। बीता हुआ समय कभी नहीं लौटता, इट्स इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम, तो इसको पूछा गया है। समय नियोजन, समय का महत्व, समय की महिमा, समय बड़ा बलवान, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, का वर्षा जब कृषि सुखाने। इन सारे विषयों में अंदर लिखना यही है, सिर्फ टॉपिक उन्होंने बदला विचारात्मक के अंतर्गत। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जिस प्रकार कमान से छूटा हुआ तीर, मुंह से निकली हुई बात, डाल से टूटा पुष्प कभी अपने स्थान पर नहीं आता, उसी प्रकार बीता हुआ समय कभी नहीं लौटता। अगर इस विषय की टॉप 10 क्लासिक शुरुआत हो सकती है तो उसमें से एक ये है, शानदार शुरुआत जो कहते हैं निबंध की, वो ये देखिए पहला वाक्य, इस संसार में सबसे अमूल्य वस्तु है समय, जो इसे नष्ट करता है वह स्वयं नष्ट हो जाता है। संसार की हर चीज़ को घटाया बढ़ाया जा सकता है पर समय को नहीं। समय किसी के अधीन गुलाम नहीं रहता। हिंदी साहित्य की और भारत में बहुप्रचलित लोकोक्ति हैं, एक कथन है, एक दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगो कब, बहुरी करेगो कब। प्रलय यानी प्रलय, कयामत, सर्वनाश। तो संत कबीरदास जी कहते हैं कि जो काम कल करना उसे आज कर, बल्कि आज के काम को तू अभी कर, इसी वक्त, इट्स पावर ऑफ नाउ। पल में प्रलय हो जाएगी, न जाने किस पल में कयामत आ जाए, न जाने किस पल में आने वाली सांस तुम्हारी अंतिम सांस हो, कयामत हो जाएगी। बहुरी करेगा कब, इतने सारे काम तेरे जिम्मे हैं, उन्हें कब निपटाएगा? तो टालना बंद करो काम को और तुरंत करो। संत कवि कबीरदास जी की उक्ति, ये कथन उचित ही हैं। समय अबाध लगातार बिना किसी रुकावट के, बिना किसी अवरोध के गति से, रफ्तार से चलता ही रहता है। जो इसका सदुपयोग कर लेता है वही, अच्छा, समय की अबाध गति को ही भारतीय संस्कृति में कहा गया है चरे वहती, चलते रहो चलते रहो। यही बच्चन जी कहते हैं, हरिवंश राय बच्चन जी, तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। यानी ये सोचिए, समय की अबाध गति कितनों को प्रेरित करती है। भाव वही हैं, शब्द बदल जाते हैं। जो इसका सदुपयोग कर लेता है वही जीवन में उन्नति, अब याद रखना बच्चे, उन्नति ये ती पहला है, हिंदी में उन्नति में ती पहला होगा। उन्नति, प्रगति, संपत्ति, आपत्ति, विपत्ति, दंपत्ति, हिंदी में ये ती पहली ई की मात्रा, ह्रस्व ई की मात्रा ही होगी। उन्नति विकास, तरक्की। उन्नति का अपोजिट होगा अवनति, स्मरण रहे, अवनति ती पहला, के मार्ग पर अग्रसर होता, अग्रसर होना, तेजी से आगे बढ़ना। समझदार लोग सदैव समय का सदुपयोग करते हैं। समय को व्यर्थ गंवाना, बेकार बर्बाद करना उचित नहीं। इतिहास साक्षी है, जो व्यक्ति समय को पहचान कर उसका सदुपयोग करता रहा, उसने बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त की। वह उन्नति की सीढ़ियां सतत चलता गया। और एक रेफरेंस है मैडम क्यूरी, आप गूगल पे इनके बारे में ज़रूर जानकारी प्राप्त कीजिए, महान हस्ती हैं मैडम क्यूरी, वैज्ञानिक हैं। मैडम क्यूरी ने 20-20 घंटे प्रयोगशाला लेबोरेटरी में परिश्रम किया, तब वे रेडियम, याद रखिएगा, रेडियम की खोज कर पाई थी। नोबेल प्राइज विनर मैडम क्यूरी। गांधी, नेहरू, अब्राहम लिंकन, लेनिन, रशियन रिवॉल्यूशन के जनक,
महान क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह, जिनसे प्रेरित थे लेनिन, आदि महापुरुषों ने समय का मूल्य समझा और रात दिन कार्य किया। समय का सदुपयोग करके ही ये महान नेता बन सके। समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति भविष्य में एक सफल नागरिक बनता है। अतः जो भी समय मिले उसका सदुपयोग करना चाहिए। जैसे समय पर बोया गया बीज उचित फल देता है, उसी वैसे ही समय पर किया गया कार्य भी उचित फल अवश्य प्रदान करता है। इस तरह से इस विषय को समापन किया गया, लेकिन आप इसमें और भी लिख सकते हैं, इस विषय को और भी बड़ा कर सकते हैं। कंपोजिट हिंदी आपको समय की वैसे ज़्यादा कमी नहीं होती है, क्योंकि 2 घंटे 120 मिनट महज 40 अंक के लिए आपको 120 मिनट मिलते हैं। तो इसका आप अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, सार्थक उपयोग कर सकते हैं, निबंध में अपना कौशल्य दिखा सकते हैं। और 3 अंक, 4 में से 3 अंक आपका लक्ष्य होना चाहिए। और उसके लिए आप जितना अपना लेखन कौशल्य दिखा सकते हैं दिखाइए, जितना अच्छा आप लिख सकते हैं लिखिए। देखिए अगला प्रकार पुस्तकालय के लाभ वर्णनात्मक प्रकार है। ज्ञान का क्षेत्र असीम है। असीम, सीम मतलब सीमाओं में, अ मतलब उपसर्ग है, ये अ यानी नहीं, तो असीम जिसकी कोई सीमा न हो, बियॉन्ड बाउंड्रीज, अनंत, बेहिसाब। युगों से मानव अपने ज्ञान और तथा अनुभव को समय समय पर लिपिबद्ध, लिपि स्क्रिप्ट, तो लिपिबद्ध डॉक्यूमेंटेशन, स्क्रिप्टेड दस्तावेजीकरण कर सुरक्षित करता रहा है। आज विश्व की विभिन्न भाषाओं में विभिन्न अलग अलग विषयों की पुस्तकों का अथाह अथाह अनंत बेहिसाब भंडार है। ज्ञान राशि, अनंत ज्ञान, अंतहीन ज्ञान के इस भंडार को ही पुस्तकालय कहा जाता है। पुस्तकालय विभिन्न प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत तौर पर, व्यक्तिगत पर्सनल, व्यक्तिगत तौर पर घर की पुस्तकें एकत्र इकट्ठा करके निजी पुस्तकालय, पर्सनल लाइब्रेरी, प्राइवेट लाइब्रेरी बनाए जाते हैं। और अब जरा देखिए, ते लिखा है इसलिए हैं पे बिंदी, बहुवचन। दूसरी ओर, अब याद रखिए दूसरी, द के नीचे ये दीर्घ ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा। हमेशा हिंदी में दूसरा, दूसरे, दूसरी, ये नीचे बड़ा ऊ की मात्रा आएगी राइट हैंड साइड। पहला ऊ किसी अन्य भाषा में, हिंदी में इसी तरह से लिखना है। दूसरी ओर विद्यालय, महाविद्यालय, कार्यालय आदि के स्तर पर सार्वजनिक पुस्तकालय होते हैं। मनुष्य की मानसिक व बौद्धिक इंटेलेक्चुअल विकास में पुस्तकालय का विशेष महत्वपूर्ण योगदान है। सीमित साधनों, लिमिटेड रिसोर्सेस के कारण प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न विषयों की पुस्तकें, समाचार पत्र आदि नहीं खरीद पाता। बच्चे याद रखना, महाराष्ट्र में समाचार पत्र को वर्तमान पत्र कहते हैं, तो वह मराठी शब्द हुआ। वर्तमान पत्र हिंदी में आप कहिए समाचार पत्र, अखबार, दैनिक, ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। पेपर ये बोलचाल की भाषा का शब्द है, उसे इस्तेमाल मत कीजिएगा। समाचार पत्र आदि नहीं खरीद पाता। पुस्तकालय में एक ही समय में व्यक्ति देश विदेश की कला, संस्कृति, कल्चर तथा इतिहास से परिचित होता है। पाठक, रीडर, पढ़ने वाले बिना धन व्यय खर्च करना, व्यय का अपोजिट आय, कमाई करना, आय व्यय, तो बिना धन व्यय किए, बिना धन खर्च किए विभिन्न प्रकार की कथा, नाटक, कविता, निबंध आदि का रसास्वादन आनंद पाना, तो रसास्वादन कर सकता है। साहित्य में 9 प्रकार के रस होते हैं, 9 रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, इस तरह से। तो उन अलग अलग रसों का, आनंद की अनुभूतियों को भोगना, रसास्वादन करना। पुस्तकालय में से धर्म, इतिहास, विज्ञान, भूगोल, ज्योग्राफी, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस आदि की पुस्तकें तथा लेखकों के चिंतन, गंभीर विचार को चिंतन कहते हैं। चिंतन करने वाले चिंतक कहलाते हैं। तो चिंतक, थिंकर, स्कॉलर, फिलोसोफर, विद्वान। तो चिंतन गहराई से विचार करना, गंभीरता से विचार करना, तथा जीवन दर्शन, फिलॉसफी ऑफ लाइफ, दर्शन, फिलॉसफी, तो दर्शन के ज्ञाता, दार्शनिक, फिलोसोफर का ज्ञान प्राप्त होता है। पुस्तकालय
ज्ञान देने का उत्तम सर्वश्रेष्ठ साधन तो है ही, स्वस्थ मनोरंजन का भी साधन है। पुस्तकालय जाकर पढ़ने से समस्त सभी तनावों, स्ट्रेस, परेशानियों से मुक्ति मिलती है तथा मन व मस्तिष्क दिमाग, मस्तिष्क, ब्रेन का परिष्कार होता है, उसकी शुद्धि होती है, वह सजता है, संवरता है, नए विचारों से पोषित होता है। यह समय का सदुपयोग करने का उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ साधन है। पुस्तकालय की पुस्तकें सभी की संपत्ति होती हैं, संपत्ति छोटी की मात्रा। अतः पुस्तकालय को स्वच्छ रखना, पुस्तकों को सही स्थान पर रखना प्रत्येक पाठक का कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, फर्ज है। आइए अब देखते हैं नदी की आत्मकथा। आत्मकथा हमेशा हिंदी में आत्मकथा मैं के रूप में लिखेंगे, माई सेल्फ, चाहे सजीव हो या निर्जीव, मैं बन के ही लिखना है। अन्य भाषा के नियम हिंदी पे मत थोपिएगा। हिंदी में आत्मकथा हमेशा मैं बन के ही लिखना है। म पे 2 मात्रा बिंदी, मैं। पर्वत से निकलकर कलकल ध्वनि, कलकल नदी के बहने की आवाज़ कलकल ध्वनि कहलाती है। ध्वनि हिंदी में हमेशा ध्वनि नी पहला। करती बहती पर्वतराज हिमालय की पुत्री मैं गंगा नदी हूँ। अब मैं आया तो वर्तमान काल हूँ आएगा। मैं गंगा नदी है नहीं, मैं गंगा नदी हूँ। लोग मुझे अत्यंत अत्यधिक पावन पवित्र मानते हैं, मानता है नहीं, लोग है ना बहुवचन, इसलिए ते और हैं पे बिंदी। बाल्यकाल यानी बचपन। मैं बहुत नटखट थी, चंचला थी, शरारती थी। मेरा बचपन पर्वत के घने जंगलों से, घने बहुत गहरे बहुत बड़े जंगलों तथा हरी भरी घाटियों वैलीज में बीता। वहीं मैं बड़ी हुई। चैन से बैठना, आराम से बैठना मेरा स्वभाव ही नहीं है। नए नए स्थान देखने का मेरा शौक़ मुझे अपने पिता की प्यार भरी गोद से दूर मैदानों में ले आया। उस समय मेरा जल दर्पण, आईना, मिरर के समान स्वच्छ था। पर्वत से नीचे उतरकर अथाह जलराशि के कारण, अथाह अनंत जलराशि पानी, अनंत पानी, बेहिसाब पानी के कारण मेरा विस्तार, मेरा भाव, मेरा फैलाव बढ़ा, परंतु मेरी गति रफ्तार धीमी हो गई। धीरे धीरे समय बीतता गया। मेरे किनारों पर गांव और नगर बसने लगे। प्रयागराज पिछले दिनों तक वो कहलाता था इलाहाबाद, और उससे पहले उसका वास्तविक नाम था प्रयागराज, यानी अपनी वास्तविकता को उसने वापस पाया है। प्रयागराज 3 नदियों का संगम है बच्चे। गंगा, जमुना, सरस्वती लुप्त हो जाती है। त्रिवेणी के संगम स्थान को प्रयागराज कहते हैं। उसे धर्म ग्रंथों में तीर्थराज भी कहा गया है। आधुनिक नाम हुआ करता था इलाहाबाद, अब पुनः वास्तविक नाम दिया गया है प्रयागराज। वाराणसी, जिसे बनारस भी कहते हैं, कोलकाता आदि नगर मेरे कारण ही विशेष माने जाते हैं। लोग मेरा जल पीने, खाना बनाने, नहाने धोने और खेतों की सिंचन करना, सिंचाई करना, इरिगेशन, फसलों को, पेड़ पौधों को पानी देना, सिंचाई करना आदि विभिन्न कामों में लाते हैं। पशु पक्षी भी मुझसे जल प्राप्त करते हैं। समय के साथ साथ, अब देखिए कोई भी वर्ड रिपीट हुआ तो बीच में हाइफन। गाँवों, गा पे अर्चंद्र बिंदी, गाँव नहीं गाँवों, गा पे अर्चंद्र बिंदी, और वो बहुवचन इसलिए वो पे बिंदी। और नगरों बहुवचन है तो रो पर बिंदी। नगरों की उन्नति हुई, स्मरण कीजिए, उन्नति ती पहला। इस तरह से बार बार स्पेलिंग को रिकॉल कीजिए ताकि वह आपकी स्मृति में बनी रहे और आप गलती से भी, न चाहते हुए भी सही ही लिखें। आप गलती से सही लिखें। आपको गलती करना ही नहीं है। लिखने में गलती करके आप क्या हासिल करते हैं? लापरवाही है। तो लापरवाही न होने पाए, अरे हमें पता ही नहीं था, हम भूल गए, हमें याद ही नहीं रहा, कोई बात नहीं। पढ़ते समय जब भी ये वर्ड बार बार आते हैं, उन मात्राओं को रिकॉल कीजिए, एक पल रुक जाइए। उन्नति ती पहला, और देखिए फिर ये आपकी स्मृति का हिस्सा रहेंगे और आप चाहकर भी फिर गलत नहीं लिख पाएंगे। यानी आप हमेशा जब भी लिखेंगे सही लिखेंगे। उन्नति हुई, वहाँ अनेक परिवर्तन हुए। मेरे तटों पर, बहुवचन टों पे बिंदी, तटों पर, किनारों पर घाट बनाए गए। घाट नदी का वो किनारा जहाँ पर नदी तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ हों, वहाँ पे मंदिर हों, साथ ही साथ नाव आकर रुके, ऐसे स्थान घाट कहलाते हैं। काशी, वहाँ पर आइए 80 घाट हैं।
हर नदी के किनारे घाट होते हैं लगभग, उसे तट पर घाट कहा जाता है। नदी के किनारे पर बने हुए घाट। नए नए उद्योग धंधे, इंडस्ट्रीज विकसित हुए, डेवलप हुए। मुझ पर बांध, डैम बांधे गए, मुझसे नहरें निकाली गई। नहरें, कैनल्स, आपने पढ़ा होगा, स्वेज नहर, पनामा नहर, वैसे ही गंगा नदी पर बहुत सारी नहरें निकाली गई। लोक कल्याण करना, लोगों की भलाई करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। परंतु जब कभी बहुत अधिक वर्षा होती है तब मेरा जल स्तर, वाटर लेवल बढ़ जाने से मुझ में बाढ़ आ जाती है। मेरे किनारे बसे हुए गांव और नगर, खेत और पशु सब बाढ़ में बह जाते हैं। मुझे तब बहुत दुख होता है। परंतु प्रकृति, याद कीजिए ती पहला, प्रकृति के आगे मैं विवश हूँ। विवश, मजबूर, बाध्य। मेरी जलधारा सदैव बहती रहती है, प्रत्येक जीव जंतु को सुखी बनाती हुई, मैदानों को उपजाऊ, फर्टाइल। अब उपजाऊ का अपोजिट होगा अनुपजाऊ, बंजर बनाते हुए हजारों लाखों लोगों को, यानी गिन के हजारों लाखों नहीं, अनगिनत लोगों को एकता के सूत्र में बांधकर लगभग 2500 किलोमीटर की यात्रा करके अंत में मैं सागर में विलीन हो जाती हूँ, एक रूप हो जाती हूँ, समा जाती हूँ। कल्पना प्रधान निबंध। यदि मैं अध्यापक होता। राष्ट्र निर्माण में अध्यापक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अध्यापक समाज के निर्माण का एक महत्वपूर्ण घटक है, भाग है, हिस्सा है। यह विद्यार्थी होता तो बड़ी की मात्रा बहुवचन है, विद्यार्थियों, स्पेलिंग याद रखिए, का मार्गदर्शन करता। हमारे देश के आदिकाल से, आदि प्रारंभ, शुरुआत, आदि का अपोजिट अंत, आदिकाल से ही गुरु शिष्य की विशिष्ट, विशेष, महत्वपूर्ण परंपरा रही है। प्राचीन काल, एंशिएंट एरा से मैं अध्यापक अपने विद्यार्थियों को निस्वार्थ भाव से ज्ञान देना करके उन्हें सत्य का मार्ग दिखाते थे। परंतु आज सारी मान्यताएं बदल गई हैं, सारे विचार ही बदल गए हैं। मान्यताएं, विचार, विश्वास, परंपराएं। यदि मैं अध्यापक होता तो मैं अपने विषय की अधिक से अधिक तथा नवीनतम, लेटेस्ट, अपडेटेड जानकारी प्राप्त करता। मैं यथासंभव, जितना अधिक संभव हो सके, प्रयास करता कि मेरे पाठ रोचक हों, इंटरेस्टिंग हो, दिलचस्प हों। तभी मेरे विद्यार्थी, अब देखिए विद्यार्थी एक वचन है तो बड़ी की मात्रा, बहुवचन ये छोटी की मात्रा और यों पे बिंदी, इस तरह से याद रखिए। मेरी कक्षा में मन लगाकर पढ़ते ढ। मैं प्रयास करता, कोशिश करता कि प्रत्येक विद्यार्थी पर समुचित, अधिक से अधिक संपूर्ण ध्यान देकर उनके भीतर की छिपी प्रतिभा को प्रकाश में लाऊं, उनके हिडन टैलेंट को बाहर लाऊं। मैं स्वयं खुद नियमों, स्वयं स आधा व य पे बिंदी है तो म नहीं लिखेंगे लेकिन उच्चारण म करेंगे, य पे बिंदी। स्वयं खुद नियमों का पालन करता और अपने विद्यार्थियों को भी नियम पालन करने के लिए प्रेरित करता। मैं उन्हें अनुशासन, डिसिप्लिन से होने वाले लाभों के विषय में बताता। मैं नैतिक मूल्य, एथिक्स, वैल्यूज़ तथा उच्च आदर्शों, ऊंचे महान आदर्शों का पालन करते हुए उनमें अच्छे संस्कारों का बीजारोपण करता। बीजारोपण करना, उन्हें प्रारंभ करना, उन वैल्यूज़ का उनसे शुरुआत करवाना, उन्हें परिचय करवाना। तो बीजारोपण करना, तो कोई बीज जैसे ज़मीन में बीज का रोपण किया जाता है, बीज बोया जाता है, फिर वो उचित व्यवस्था पाकर, धूप, पानी, वातावरण पाकर वह अंकुरित होता है, फिर पल्लवित होता है, पुष्पित होता है, फलित होता है। वैसे ही संस्कार, आदर्श, नैतिक मूल्य विद्यार्थियों में जब ऐसे बीज की तरह उनमें पिरोए जाएं, उनमें रोपे जाएं, उनमें वह बहुत गहरे दिलो दिमाग में बसा लिए जाएं, तो उनकी उम्र के साथ साथ फिर वे फल देने लगेंगे। वे संस्कार, वे आदर्श उससे सिर्फ उन विद्यार्थियों का नहीं, उनसे जुड़े हुए आसपास के परिसर, परिवार, समाज, राष्ट्र, दुनिया, सभी का हित होगा, भला होगा। मैं अध्यापक होता तो अपने विद्यार्थियों को परिवार, समाज तथा अपनी मातृभूमि, याद रखिए बच्चे, मातृभूमि, देश, वतन, जन्मभूमि। अब याद रखो, भूमि में भ के नीचे बड़ा ऊ की मात्रा, मी पहली ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा मराठी में। हिंदी में मातृभूमि हमेशा मी पहला के प्रति
उनके कर्तव्यों का बोध कराता, एहसास कराता। अनेक महापुरुषों के उदाहरण उनके सामने रखकर उनमें त्याग और बलिदान की भावना का विकास करता, ताकि वे आगे चलकर देश के विकास में सहायक हों, मददगार हों। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। यानी पांचवा प्रकार, मेरा प्रिय हिंदी कवि, चरित्रात्मक निबंध। हिंदी काव्य साहित्य अत्यंत विशाल, समृद्ध, प्रॉस्परस हैं। अनेक कवियों, अब याद रखिए हिंदी में जब भी कभी आप शब्द लिखें, वी पहला है, कवि वी पहला है, बड़ी की मात्रा अन्य भाषा में। कवियों ने अपनी सुंदर रचनाओं से हिंदी को पुष्पित और पल्लवित किया, यानी हिंदी को समृद्ध किया है। इन कवियों ने में से किसी एक कवि को अपना प्रिय बताना बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं राष्ट्र कवि स्वर्गीय मैथिली शरण गुप्त, महान कवि मैथिली शरण गुप्त, जिनकी मातृभूमि कविता हमने पढ़ी, जिनकी साकेत पुस्तक विश्वविख्यात है, यशोधरा विश्वविख्यात है, तो ऐसे महान कवि, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी को अपना प्रिय कवि मानता हूँ। मैथिली शरण गुप्त जी भारतीय संस्कृति और संस्कृति, हिंदी में संस्कृति में ती पहला, भारतीय संस्कृति तथा और भारतीय जनता के सच्चे प्रतिनिधि थे, रिप्रेजेंटेटिव। उनका हृदय देशभक्ति, याद रखिए भक्ति, हिंदी में ती पहला, भक्ति में दूसरी ती किसी अन्य भाषा में, हिंदी में नहीं। भक्ति, युक्ति, शक्ति, मुक्ति, सब में ती पहला से भरा हुआ था। उनका स्वदेश प्रेम उनके काव्यों, कविताओं में स्पष्ट झलकता है। भारतीय संस्कृति, इतिहास एवं समाज का उनके काव्यों में वास्तविक हकीकत से भरा हुआ चित्रण, वर्णन हुआ है। गुप्त जी हिंदी भाषा और साहित्य के शिल्पी थे, रचने वाले थे, क्रिएटर थे। सरल, सुगम, आसान और धारा प्रवाह लिखना, ये हिंदी उनकी कविता का प्रधान गुण है। प्राचीनता के पुजारी, उन्होंने अधिकतर अपना लेखन प्राचीन भारतीय गौरव का बखान, गुणगान करते हुए लिखा है, रचा है। तो उसके बहुत बड़े प्रशंसक, समर्थक होते हुए भी गुप्त जी नवीनता का स्वागत करने में भी पीछे नहीं रहे। भारत भारती विश्वविख्यात पुस्तक में उन्होंने भारत की तत्कालीन कंटेम्पररी, उस समय की दशा का जो मार्मिक चित्र खींचा है, मार्मिक, हृदय स्पर्शी, मन को छू लेने वाला चित्र खींचा है, वर्णन किया है। उसमें उनका उद्देश्य भारतीयों को देश के प्रति जागृत करना है। साकेत पुस्तक में, महाकाव्य में, उन्होंने, गुप्त जी ने राम, अयोध्या के राजा राम, रामायण के राम का जो रूप प्रस्तुत किया है वह उनकी राष्ट्रीय भावना के अनुरूप है। यशोधरा पुस्तक में भगवान गौतम बुद्ध, जब वे राजकुमार सिद्धार्थ थे तो उनकी पत्नी यशोधरा, उनका वर्णन किया है, यानी इतिहास की उपेक्षित पात्राओं का वर्णन। जयद्रथ वध, महाभारत की घटना, जयद्रथ का वध। पंचवटी, रामायण का एक अंश जहाँ पर राम, सीता, लक्ष्मण वनवास के दौरान रहते हैं। पंचवटी नासिक के पास है, और यहाँ पर ही शूर्पणखा आती है, और यहीं से फिर कहानी में नए मोड़ आते हैं, सीता मैया का अपहरण होता है। तो ये पंचवटी नामक स्थान से जो घटना घटित होती है उसका उन्होंने एक पूरी पुस्तक में वर्णन किया है। नहुष, अनघ आदि गुप्त जी की अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। गुप्त जी की सहानुभूति, हमदर्दी, सिंपथी उन पात्रों को, इन कैरेक्टर्स को भी मिली है जो कवियों द्वारा प्रायः, अक्सर, ऑफन उपेक्षित रहे हैं, अवॉइडेड, नेग्लेक्टेड, और जिनकी महिमा, जिनके त्याग, जिनकी कुर्बानियों को कोई परख नहीं सका, कोई महत्व नहीं दिया गया, कोई पहचान नहीं पाया। उर्मिला, रामायण में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला और राजकुमार सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा भारतीय नारी जीवन की ऐसी करुण एवं उपेक्षित प्रतिमाएं हैं। उपेक्षित, अवॉइडेड, नेग्लेक्टेड। इनका त्याग भी उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि इनके पति का, लेकिन इतिहास ने उन्हें यथोचित सम्मान नहीं दिया। वास्तव में गुप्त जी की काव्य लोक कल्याण की भावना से युक्त है। लोक कल्याण, लोगों की भलाई। उनकी कविता में नारी जीवन की करुणा, देश की दुर्दशा, बुरी हालत, अस्पर्शता निवारण, अनटचेबिलिटी सॉल्यूशन निवारण, प्रकृति एवं मानव जीवन की भिन्न भिन्न अलग अलग झांकियाँ, चित्र, झलकियाँ, छवियाँ मिलती हैं।
भारतीय संस्कृति और मानवता के ऐसे महान गायक और सबके दद्दा, बच्चों याद रखना, उनके परिचित, उनके आसपास के लोग मैथिली शरण गुप्त जी को दद्दा इस संबोधन से पुकारते थे। गुप्त जी मेरे प्रिय कवि भला क्यों न हो। आप इस निबंध को और भी बड़े रूप में लिख सकते हैं, तो इसके लिए आपको अध्ययन करना होगा। इंटरनेट महोदय, गूगल बाबा आपकी सहायता में उपलब्ध हैं। खोजिए, पुस्तकालय अगर आपके समीप हो तो पुस्तकालय की सहायता लीजिए। और ये कृति स्वाध्याय के अंतर्गत कुछ ये 18 विषय दिए हैं। इन विषयों का गहराई से बार बार अध्ययन इस पुस्तक के द्वारा कीजिए और इस तरह से अधिक अध्ययन करते हुए निबंध में आप अच्छे अंक पाएंगे। और निबंध आपका सुदृढ़ हुआ तो यकीन मानिए पूरे प्रश्न पत्र में आप अच्छी आकर्षक भाषा लिखकर अच्छे अंक पाएंगे। निबंध कभी भी रटना नहीं है, इट्स मैजिक ऑफ रिवीजन। बार बार पढ़िए 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 और धीरे धीरे उसे अपनी स्मृति का हिस्सा बनाइए, वह भाषा आपकी लेखनी में उतरे। बस पढ़ते समय अभी जैसे हमने पढ़ा तो स्पेलिंग पे, वर्तनी पे थोड़ा ठहरिए, दोहराव होता है उनको फिर से रिकॉल कीजिए। सरसरी तौर पर, ऊपरी तौर पे मत पढ़िए, शब्दों से आत्मीयता बढ़ाइए ताकि आपकी शुद्ध लेखनी आपको अच्छे अंक दिला सके। प्रयास करिए। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।